गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, एचएसएससी की जो वीडियो थी उसका पार्ट 5 आ चुका था। आज ये 6th पार्ट है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एक बार फटाफट मैं वीडियो को पोज कर लो, फटाफट एक बार पता लगाने की कोशिश करो कौन सी चीज आपको आती है, कौन सी नहीं आती, कितना आप कर सकते हो। तो आई होप आपने पता लगा लिया होगा आपके हिसाब से कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या होगा। लेकिन अभी हम इसको सोल्व करते हैं बड़े इजीली, बड़ी बारीकी से सोल्व करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, इसको ध्यान से पढ़ना। कहता द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज डैश। कहता रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। रिपोर्ट कैसे, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, एंड इज डैश। और देखो इसमें जो वर्ब आई है इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंट्स, ये सब आई है। तो कहता है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट कैसी है, बड़ी क्रिटिकल है, और इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो एक बार देखिए, आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो मेन जो बात होती है उसको कहते हैं कि भाई आपको एलिमिनेशन थ्योरी आनी चाहिए। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम एलिमिनेट करें, ये चीज हमें सीखनी है। हर सेंटेंस में छोटी छोटी चीजों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहली बात है आपको करना क्या है। आपको पता है भाई इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। भाई ये सबको पता होगा, आई होप। नहीं पता तो एक बार लिख लेना आप साथ साथ में। आपको पता है इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है, इज एम आर के बाद आईएनजी आता है कि फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो एक बार समझो भाई, आप देखते होंगे कि आई एम गोइंग लिखा, आप बोलते हो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो देखो आई एम, एम के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया। बड़ा इजीली सिंपल सेंटेंस दिया ताकि आपको कोई चीज अगर किसी की याद ना रहे तो याद रखने के लिए थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है। आई एम गोइंग लिखा है मैंने। आप कहोगे सर इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर इज तो आया है लेकिन आईएनजी किसी में नहीं है। अगर आईएनजी दिख जाता तो आप तुरंत उसको टिक करके आ जाते हैं ना। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये एक्टिव वॉइस के अंदर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, एक्टिव वॉइस में। आप कहोगे सर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमें नहीं पता। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जिनको पता है वो थोड़ा सा ध्यान दो, जिनको नहीं पता उसको भी मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत इजी रहेगा। और हर बार यही ट्रिक आपको यूज करनी है। देखो आपको पता है अगर इज एम आर के बाद आईएनजी आता है तो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव वॉइस में। और इज एम आर के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में। आप कहोगे सर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। प्यारे बच्चों पढ़ रखा है, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मैंने कहा ही ईट्स बनाना, ही ईट्स बनाना, अगर ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है। अगर मैं आपको इससे का पैसिव वॉइस पूछूं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों को जिनको बनाना आता है वो इजीली इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार देखो। जिनको नहीं बनाना आता वो सीख लो, और जिनको पता है उन्होंने बना भी दिया होगा। कैसे बनाओगे, बनाना इज ईटन बाय हिम, बनाना इज ईटन बाय हिम। याद आया थोड़ा बहुत। आप कहोगे सर बिल्कुल, जिन्होंने बनाया था वो बिल्कुल ऐसा बनाया होगा, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, ऐसा बनता है। अब देखो बनाना इज ईटन आपने लिखा है, इसको बाय हिम को हम हटा देते हैं। तो आप बताओ इज एम आर के बाद आईएनजी आया कि थर्ड फॉर्म आई। आप कहोगे सर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आई है। तो मतलब ये है कि हर बार बाय हिम, बाय राम, बाय मोहन, बाय सोहन, बाय गीता, बाय हिम ये नहीं लिखते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इतना ही लिखा जाता है। देखना कभी भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई बुक पढ़ोगे तो आपको इतना दिखाई देगा, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, बाई वाई का कोई चक्कर नहीं रहता है। तो मैंने इसको यहाँ पे सपोज करो हटा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन किस में आती है, पैसिव वॉइस में। तो ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढनी है, थर्ड फॉर्म। अब हमें अगर थर्ड फॉर्म ढूंढनी है तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, आपको पता है, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट का मतलब हटाओ, ऑप्शंस को रिमूव करना सीखो। आपको पता है ये कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। भाई साहब ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इज एम आर के बाद अपने पास दो ही ऑप्शन है पूरी इंग्लिश में, या तो आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगी, या तो आईएनजी आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये तो आ ही नहीं सकती। ये क्या हुआ, एसईआईएस। भाई साहब ये भी नहीं आ सकता। मेरी बात समझ भाई, या ना तो इंटेंड आ सकता ना इंटेंड्स आ सकता, क्योंकि ना तो फर्स्ट फॉर्म आ सकते ना एसईआईएस आ सकता। अब ये जो फॉर्म है इंटेंडेड, हमें नहीं पता सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म। ये इंटेंडेड है, हमें नहीं पता सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब या तो ए आएगा ऑप्शन या सी आएगा। अगर तुक्का भी मारना हो तो कम से कम इन बी और डी को तो नहीं मारोगे ना, ए और सी में से मार क्या होगे। अब चेक कर लेते हैं। अब दोनों में सिर्फ कितना फर्क है, इंटेंडेड के साथ 2 है और इंटेंडेड के साथ 2b है। प्यारे बच्चों याद रखना, सेंटेंस का कंप्लीशन, सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट का मतलब ये समझो कि 2 के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आई है,
क्या ही है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, सबको पता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे हाँ या ना, आप कहोगे सर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही पढ़ी हमने आज तक, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो पहले वाले सेंटेंस में टू तो दे दिया लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं दी, पहले वाले ऑप्शन के अंदर टू तो दे दिया लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं दी है। समझ में आ रहा है इतना भाई? यही सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सरल मेथड है चीजों को सोल्व करने का। तो इंटेंट के साथ टू तो दे दिया लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं दी, इसलिए हमें ये पता चल गया कि बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए अपना जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटेंडेड टू बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज इंटेंडेड टू बी। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए और उसको क्या करना है, हमें उसको उसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए, हमें उसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश सिंस 2 o'clock, वी डैश सिंस 2 o'clock। प्यारे बच्चों, अगर आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी थी आपने, तो इसको आपने फटाक से आप आंसर दे दिया होगा। नहीं देखी थी तो इसमें नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं तो उसको इस वीडियो को देखो और इसके अंदर मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा। जिनका आंसर आपका सी है उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिनका सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बार देख लेते हैं चीजों को एलिमिनेट करना। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में क्या आया, सिंस और फॉर के बाद समय आया है ना, हाँ या ना। देखो मैंने क्या कहा था, ये जो सेंटेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। पहली वीडियो से मैं आपको स्टार लगवाता जा रहा हूं, आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो टेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये जो टेंस है ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हैज या हैव के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। हैज के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। और आगे देखोगे तो उसके साथ क्या आता है, सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है। सिंस और फॉर के साथ क्या आता है, टाइम आता है। आपको पता है इतना। तो इस सेंटेंस में क्या दे दिया इसने, सिंस के साथ में समय दे दिया, सिंस के साथ टाइम दे दिया। इसका मतलब अगर ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपने ये खूब पढ़ रखा होगा, इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining since morning, it has been raining since morning। क्या कहा इसने, सुबह से बारिश हो रही है। it has been raining since morning, तो सुबह से अगर बारिश हो रही है तो आपने देखा since के साथ क्या आया, टाइम आया। तो कोई भी एक सेंटेंस आप रट लो, कोई भी एक सेंटेंस। देखो हाँ मैं बार बार कर रहा हूं, इंग्लिश को फॉर्मूले जितने भी हैं इनको आप याद नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी एक सेंटेंस आप माइंड के अंदर फिक्स कर लो। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन सेंटेंस को रट लो, एक एक रूल के ऊपर एक एक सेंटेंस को रट लो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो ताकि रूल भी याद रहे और इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए। आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो आप अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते, बोलने में दिक्कत आती है, हेजिटेशन फील होती है या आपको बोलने नहीं आती है, तो एटलीस्ट एक एक सेंटेंस हर रूल का रट लो ताकि कभी भी सेंटेंस का जब रूल याद ना रहे तो सेंटेंस याद आ जाए, और सेंटेंस याद आएगा तो उसी को रूल में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये सबसे बेहतरीन भी होता है, ये सिंपलेस्ट टेक्निक होती है इंग्लिश के रूल्स को याद रखने की। तो देखिए एक बार ध्यान से, आपको पता चल गया होगा कि सिंस और फॉर के साथ क्या आया, टाइम आया। सिंस और फॉर के साथ टाइम आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हैज के साथ बीन, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी आएगा। चेक करो आईएनजी किस किस में है। आप कहोगे सर इसमें आईएनजी नहीं है, इसमें भी आईएनजी नहीं है, तो या तो ऑप्शन बी सही है या फिर सी सही है। तो आप देखोगे कि यहां पर इसमें तो वर रीडिंग कर दिया और यहाँ पर हैज के साथ बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी होता है। बस इतनी सी बात है कि आपने कभी इन चीजों को तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर अभी एक बार पढ़ लोगे तो बार बार आपको चीजों को मतलब कभी रिग्रेट नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा एग्जाम के अंदर। क्या थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ लेते तो हम सही कर देते। देखो पहले वाला टाइम नहीं है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हमेशा चीजों को पढ़ते आ रहे थे, तो आपको बुक लेनी पड़ती थी। अभी क्या आप लेटे लेटे फोन को चलाओ और आप आराम से देख सकते हो। लेकिन मैं तो आपको बेस्ट जो सुटेबल आंसर है वो यही बताऊंगा, ऑप्शन यही होगा आपका कि भाई साहब आप जब भी पढ़ो तो एटलीस्ट आपके नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो स्टडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आप 24 घंटे में 20 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 4 घंटे तो कम से कम पढ़ो। और जो बच्चे रोजाना 4 घंटे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई होप और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 4 घंटे पूरे मन से पढ़ रहे हो तो आपको 20 घंटे बचे हुए उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए ये इडियम्स फ्रेज के अंदर आता है। किस में आता है ये इडियम्स एंड फ्रेज के अंदर आता है। इडियम्स एंड फ्रेज जो होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं
इनके अंदर क्या होता है, लिखे गए शब्द का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब लिखा गया शब्द कुछ और होता है और इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें ध्यान से, इसने अंडरलाइन कर दिया, इसमें लिखा भी था, स्टेटमेंट में लिखा भी है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता ईडीएम फ्रेज है, इसमें स्टेटमेंट में लिख रखा था कि जो अंडरलाइन जो पोर्शन है इसका मीनिंग बताओ क्या होगा। तो इसका मीनिंग समझो एक बार। तो देखिए कहता है कि एक तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इनमें जो भी शब्द लिख रखे हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा तो आप लिखे गए जो शब्द होंगे ना उनके हिसाब से वैल्यूएट करके आप फटाफट क्या कर सकते हो, इनका मीनिंग बता सकते हो। इसका मीनिंग ये होना चाहिए। देखिए एक बार देखो, स्टीर अप जो वर्ड होता है आप पता लगाना। चलो आप देखना कि इनमें से कौन सा हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। स्टीर अप का मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्साइट करना, भड़काना किसी को भी। स्टीर अप का मतलब क्या होता है, एक्साइट करना। लिख लेना, नहीं पता तो स्टीर अप का मतलब क्या होता है, किसी को भी भड़काना, उत्तेजित करना, आग बबूला कर देना, ठीक है। और हॉर्नेट जो होता है, हॉर्नेट नेस्ट, इसका मतलब, हॉर्नेट का मतलब होता है ततैया। जो ततैया आपने देखा ना, वास्प, WASP, या तो मोटी वाली जो मक्खी आती है, या फिर जो हनी भी आती मधुमक्खी होती है वो, या फिर उसकी बड़ी वाली मक्खी, या फिर ततैया। ये तीनों में से जो भी चीज होगी उसी को हॉर्नेट कहते हैं। और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, जहां पे ये रहते हैं। तो जहां पर ततैये जो रहते हैं उनका जो घोंसला होता है, उनका जो घर होता है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप आग बबूला कर रहे हो, उसको आप उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो। आप बताओ कि स्टिर अप अ हॉर्नेट नेस्ट, स्टिर अप अ हॉर्नेट नेस्ट का मतलब क्या होगा। तो मतलब जो ततैये थे उनके छत्ते को आप क्या कर रहे हो, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। तो इसका मीनिंग चार इनमें से क्या होना चाहिए, मेक अन अनट्रू चेंज, अनट्रू चेंज करना, या कंफ्यूज हो जाना, या किसी भी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होता है वाद विवाद, वाद विवाद को बढ़ावा देना, या फिर परफॉर्म द डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम करना। बताओ तो आपके हिसाब से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सी ऑप्शन सही है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा डी ऑप्शन। तो लेकिन प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। देखो कोई मुश्किल काम नहीं करना। इसने क्या कहा है, इसका मीनिंग क्या समझो, स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जिसकी वजह से वाद विवाद बढ़ जाए, दंगे बढ़ जाए, कोई भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो देखो कहता है लॉक्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर ने क्या किया, स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब ततैये के छत्ते को छेड़ दिया। उससे क्या हुआ, बाय रेफरिंग टू द इंपेंडिंग चेंजेस इन सेवरल चेंजेस। इसमें शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी, तो आपको फटाफट इसमें शायद चेंजेस नहीं आएगा, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो एक बार हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ इतना पता है स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है वाद विवाद, वाद विवाद को बढ़ाना। रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। देखो एक रेज और होता है, देखो ये जो रेज होता है RAISE, रेज, इस रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक होता है RAZE, रेज, इस रेज का मतलब होता है गुस्सा, लिख लो, इस रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। और एक होता है RAZE, रेज, रेज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। रेज का मतलब क्या होता है, खत्म करना। तो रेजर जो वर्ड होता है ये इसी से बना है, रेजर जो वर्ड होता है वो इसी से बना है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खत्म कर देना, हटा देना, उसी को रेजर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ड है अपना, तो यहां पर इन तीनों का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, मेरे हिसाब से क्या आएगा, टू द इंपेंडिंग रूल्स इन द चेंजेस इन द सेवरल रूल्स। रूल्स के अंदर क्या किया उसने, चेंज कर दिया था। यहाँ पे रूल्स लिख लेना आप। कहता स्टिड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इंपेंडिंग चेंजेस इन द सेवरल रूल्स। सेवरल रूल्स के अंदर जितने भी चेंजेस थे उनको क्या किया, उनको चेंज करने के लिए बोला कि चेंज कर दो। और इस चीज को लेकर लोकसभा के जो जितने भी व्यक्ति थे, मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, इसकी इस बात से वहां पर हाव हुल्लड़ हो गई, बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, वाद विवाद बढ़ा देना। तो एक बार मैं अभी नेक्स्ट और लिखता हूं फटाफट, एक बार आप इनको उतार लो। देखिए ये तीन क्वेश्चन और लिखे मैंने आपके सामने, फटाफट एक बार इनको देखो। इनमें सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल की कोई चीज है, आर्टिकल आपको फिल करनी है, इसमें A and D में से देखना है। दूसरे में आपको स्पेलिंग्स देखनी है, स्पेलिंग चेक करनी है कि कोई 3 स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग गलत है, कोई 3 स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग गलत है। और इसके अंदर आपको फिलअप करना है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अंदर फिल करना है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार सबसे पहले शुरू कर देते हैं, पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये जो सेंटेंस है ये अभी आपको इजी लग रहा होगा या पहले कभी आपने पढ़ लिया इसलिए, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं सीजीएल के कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है ये। सीजीएल में भी बहुत बार आया हुआ है, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए इजी लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये सीजीएल में है, लेकिन नहीं पढ़ा था उससे पहले आपको ये बड़ा मुश्किल, बड़ा परेशान करता था क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब भी उनके लिए मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या आएगा। एक बार फटाफट आप खुद करने की कोशिश करो
कि इनमें क्या क्या होना चाहिए। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहला जो सेंटेंस इसमें देखो, राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। राम ने मुझे 10 रुपए का एक नोट दिया। राम ने मुझे एक 10 रुपए का नोट दिया। माय डियर स्टूडेंट सुनो, देखो आपको पता है एक नोट दिया था, तो इतना तो पता चल गया कि नोट की संख्या कितनी थी, एक। आप कहोगे सर हमें कैसे पता? देखो नोट है कि नोट्स है, आप कहोगे सर नोट है, इसका मतलब एक ही नोट था। समझ गए मेरी बात? आधा तो नहीं था, इसलिए एक नोट था। एक नोट था जिसका मतलब ये होगा कि नो आर्टिकल तो नहीं आएगा, कुछ तो जरूर आएगा। एक है तो एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक को इंग्लिश में ए और एन कहते हैं, हाँ या ना भाई? और भी चीजें कहते हैं ए और एन को हिंदी के अंदर, लेकिन फिलहाल ए और एन का जो मतलब है यहां पर वो एक होता है। देखिए समझो, राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। राम ने मुझे 1 रुपए का नोट दिया। भाई एक बात बताओ, वो जो नोट था वो कोई खास नोट था क्या? बहुत ऐसा नोट हो कि भाई महारानी विक्टोरिया ने आपको दिया था वही नोट आपको दिया हो भी सकता था, लेकिन आगे कुछ लिखा कि महारानी विक्टोरिया ने दिया था, या मैंने आपको दिया था, या आपने मुझे दिया था, या आपने चुराया था, या आपने कहीं से उठा के लेके आए थे, या आपको किसी ने गिफ्ट दिया था। ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा। और जिस चीज को मेंशन ना करे वो कभी भी याद रखना वो चीज खास नहीं होती है, क्योंकि खास चीज को वो 2 बार लिखता है। क्या बोला मैंने? खास चीज होगी, स्पेशल चीज होगी, यूनिक होगी, सबसे हटके होगी, उस चीज को वो 2 बार लिखेगा। प्यारे बच्चों, इसने सिर्फ एक बार यूज किया है, एक बार जिक्र किया है। अगर एक बार जिक्र किया है तो इसका मतलब खास नहीं है। नहीं है तो दी आर्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि दी आर्टिकल का मतलब ही क्या होता है? चीजों को क्या बनाना? स्पेशल बनाना, खास बनाना। तो ये चीज स्पेशल नहीं थी। बच गए ए और एन। मतलब बहुत सारे बच्चों को अगर ये तो पता चल गया ए और एन में से आएगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ए आएगा कि एन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स सुन लो ध्यान से, आज रामबाण मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए ध्यान से सुनो, हिंदी के अंदर लिखूंगा मैं ताकि चीजों को आप इजीली समझ जाओ। अगर आपके किसी भी शब्द की शुरुआत व्यंजन से हुई है, देखो मैं कॉन्सोनेंट भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को पता है व्यंजन से आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। और एक किसी शब्द की शुरुआत होती है स्वर से। भाई 2 तो चीजें होती है, तो स्वर होता है या व्यंजन होता है, हाँ या ना? समझो, अगर इस ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं ए और एन में आप जिंदगी में कभी कोई गलती कर दो तो मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहना। देखना, देखिए डैश के बाद अगर मान लो कोई भी शब्द लिखा, उसकी शुरुआत अगर व्यंजन से होती है तो ए भरना है। क्या भरना है? ए। और डैश के बाद अगर उस शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो उसको इसके लिए क्या भरना? आपको एन भरना है। मेरी बात समझ भाई? आप कहोगे सर कैसे? जैसे मैंने कहा डैश और इसके बाद लिखा मैंने, डैश के बाद लिखा मैंने कार। क्या लिखा मैंने? कार। तो आप बताओ ए कार या एन कार? आप कहोगे सर ये जो कार है इसको लिख के देखो। क्या लिखोगे आप? कार, है ना? जो लिख रखा है उसको सेम लिख दो हिंदी के अंदर। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे। अगर शुरुआत कैसे हुई तो इसके लिए क्या भरोगे? क्या है? एक व्यंजन, और व्यंजन के लिए क्या लिखोगे? ए। मेरी बात समझ भाई? ठीक है, अभी देखना और भी, देखना और भी आपको एग्जांपल दूंगा जिनके अंदर आप फंस जाओगे। देखना, ए के बाद मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा, सपोज करो कि यहां पर लिखा यूनिट। क्या लिखा मैंने? यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखो। अगर आप इंग्लिश के वोवल की तरफ चलोगे, ए ई आई ओ यू, उसके हिसाब से आप एन भर के आओगे, हाँ या ना? लेकिन प्यारे बच्चों, ए ई आई ओ यू को भूल जाओ कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू कुछ होता भी है। आप देखो, इसको शुरुआत करो। अगर देखो इसकी शुरुआत तो यू से हुई है, और यू क्या है? व्यंजन, स्वर होते हैं। स्वर के हिसाब से आप क्या भर के आते हैं? एन भर के आते हैं। लेकिन इसकी इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यूनिट। अरे हाँ या ना भाई? यूनिट ऐसे तो लिखते हैं। तो इसकी भी शुरुआत कैसे हुई? ये से। ये स्वर होता है कि व्यंजन? आप कहोगे सर व्यंजन, इसलिए इसमें भी क्या आएगा? ए आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी मान लो सपोज करो मैंने लिखा ऑल, लिखा ओ डब्ल्यू एल, ऑल लिख दिया। क्या लिख दिया? ऑल। तो ऑल जैसे मैंने लिखा तो इसकी शुरुआत किससे हुई? ऑवल। ऑवल लिखा, ऑल लिखो, कुछ भी लिखो। सपोज करो मैंने ये लिख दिया, ऑल लिख दिया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत स्वर से हुई कि व्यंजन से? आप कहोगे सर ए आ ई, ये तो स्वर होते हैं, और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एन का। तो इसका मतलब ये अपना लिखा गया बात, लिखी गई जो बात होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर, इसको पढ़ के देखो। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो एक बात बताओ, इसकी शुरुआत तो किससे हुई है? ओ से। और ओ क्या होता है? आप कहोगे सर स्वर, वोवल। और वोवल के लिए किसका यूज करते हैं? एन का। लेकिन इसको बोल के देखो क्या है ये? आप कहोगे सर वन। क्या है ये? वन है। अगर ये वन बोला गया है तो सीधी बात ये हुई, तो वह जो है स्वर है कि व्यंजन? आप कहोगे सर व्यंजन, इसलिए क्या आएगा? ए आएगा। मेरी बात समझ भाई? यही ट्रिक है, इसको फॉलो कर लो कहीं पर भी। और ये मैं आपको कम से कम भी 50 एग्जांपल ए और एन के दूंगा। ये छोटे मोटे कार यूनिट के नहीं, मैं बड़े एक्सट्रीम लेवल के एग्जांपल्स दूंगा जब मैं आपको आर्टिकल के चैप्टर पढ़ाऊंगा। आर्टिकल का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आर्टिकल के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब आपका एग्जाम्स थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा तब पढ़ाऊंगा, ताकि आपको वो चीजें दिमाग में फिट रहे आपकी चीजें। ठीक है, आप भूलो ना, अभी पढ़ी हुई चीजें शायद आप भूल जाओगे। तो एग्जाम से 5 दिन 4 दिन पहले मैं आपको आर्टिकल और प्रेपोजिशन दोनों क्लियर करवा दूंगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें तो ए आ गया है। अच्छा, इसी चीज को अगर थोड़ी सी बात और अगर बढ़ा के देखें तो देखो, अगर आपको नहीं भी पता चले किसके लिए क्या आता है, तो आप देखो ही गेव मी डैश एप्पल, क्या लिखा मैंने, एप्पल। देखो तो ए आएगा कि एन आएगा, आप कहोगे सर अब जो रूल बताया उसके हिसाब से तो आप बता सकते हो, लेकिन जिसको रूल नहीं पढ़ना वो बोल के भी देख सकता है। देखो अंग्रेज जो थे वो अपनी चीजें मुश्किल करने के लिए थे कि आसान। मेरे हिसाब से हिंदी मुश्किल होती है, इंग्लिश थोड़ी सी इजी होती है हिंदी के कंपैरिजन में। तो अंग्रेज जो थे जितने भी, वो ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे, उनको मुश्किल चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए हर चीज को बड़े ही सिंपल तरीके से ढूंढते थे। तो ए और एन में वो खुद भी कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन वो उनको पता ही नहीं ए और एन भी होता है, वो चीजों को बोल के देखते हैं। अब इसको बोल के देखो, इसको क्या बोलोगे, एप्पल। अब मान लो एप्पल से पहले अगर मैंने इसमें ए भर दिया, तो आप एक बार पूरे सेंटेंस को बोल देखो, ही गेव मी ए एप्पल। देखो बोलने में रुकावट आई ना थोड़ी सी, ही गेव मी ए एप्पल, ही गेव मी ए एप्पल, नहीं आया ना, अच्छा मजा। अब एक बार इसको एन और जोड़ दिया मैंने इसके साथ में, क्या अब पढ़ के देखो, ही गेव मी एन एप्पल, ही गेव मी एन एप्पल, मतलब बोलने में स्मूथनेस किस में आई, आप कहोगे सर एन में। तो ए आएगा कि एन आएगा, ये बोल के भी पता लगा सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। अब चाहो तो ये जो एन था, मैंने ए लिखा था, आप यहां पर भी एन जोड़ सकते हो, ये नेपल कर दो इसको, तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि एन चाहे यहां लगे चाहे यहां लगे, उसको कोई मतलब नहीं है, बोलने में स्मूथनेस आनी चाहिए। बोल के देखो, ही गेव मी एन एप्पल, ही गेव मी एन एप्पल, मतलब बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और एन को हटा दूंगा, ही गेव मी एप्पल, है ना, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, जीभ जो है अपनी बोलते टाइम पे ट्विस्ट कर रही है, रुक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर बोलने में आपको कोई गड़बड़ लगे, देखो एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब सिर्फ लिखने में नहीं, बोलने में भी एरर हो सकता है और लिखने में भी एरर हो सकता है। बोलने में और लिखने में किसी भी एक चीज में अगर आपको एरर मिल रहा है, गलती लग रही है, अटकाव आ रहा है, तो गलती उसी जगह होगी। प्यारे बच्चों इस बात को मत भूलना, ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर बोलने में गलती अपने से सपोज करो यहां हुई थी, ही गिव मी एप्पल, तो अगर आपको लगे कि गलती नहीं पता चल रही क्या है, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि बोलने में गड़बड़ यहां हुई है, तो गलती भी यहां हो सकती है, तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी इनमें 4 स्पेलिंग मैंने आपके सामने लिखी है, ये जो 4 स्पेलिंग मैंने लिखी है, इसके अंदर आपको फटाफट ये देख के बताना है कि कौन सी स्पेलिंग ऐसी है वो जो आपकी यहां पर क्या होगी, इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। देखिए ये स्पेलिंग चारों के चारों ही बड़ी इतनी शानदार लेवल की स्पेलिंग है, जो एग्जाम के अंदर सीजीएल के या एनडीए पे के और सीडीएस के पेपर में भी आती हैं। एनडीए सीडीएस सीजीएल मतलब यूपीएससी में भी आती है, एसएससी के साथ साथ बैंकिंग में भी आती है। यही चीजें उसने एचएसएससी के अंदर पूछ रखी है, और वो भी ग्रुप डी के पेपर में, वो भी ग्रुप डी के पेपर में। देखो लेवल इसका काफी अच्छा है पेपर का, लेकिन आया किसमें, ग्रुप डी के अंदर। तो ये डिपेंड नहीं करता कि पोस्ट क्या है, डिपेंड ये करता कि आपका जो कंटेंट आया वो किस टाइप का है। अभी एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एटिकेट की स्पेलिंग ETIQUE यहां पर गलती करेगा, ज्यादातर गलतियां कहां करता है, एटिकेट की स्पेलिंग में एक बार टी कर देगा, 2 बार ई कर देगा, ऐसे गलती करेगा। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मीनिंग भी याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना। इसको पढ़ के देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको लेफ्टिनेंट पढ़ रहे होंगे, प्यारे बच्चों लेफ्टिनेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट नहीं है, ये जो स्पेलिंग है इसको हम बोलेंगे तो ल्यूटिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूटिनेंट बोलेंगे। देखो इंग्लिश में ल्यूटिनेंट ही बोलते हैं, हिंदी में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, मेरी बात समझ में। तो ये ल्यूटिनेंट है, इसकी स्पेलिंग देखो तोड़ के याद रखो, क्योंकि ये स्पेलिंग ना जाने कितनी बार एग्जाम में आई है, तोड़ के समझो इसको। देखो इसकी स्पेलिंग में लाई आया है, फिर यू आया है, फिर टेन की स्पेलिंग क्या होगी, TEN, और एंट की स्पेलिंग ANT। हो गया याद आराम से। देखो मैंने बिल्कुल तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। अगर जैसे मैंने इसको अलग अलग लिखा, अब आप इजीली बता सकते हो। तो गलती आपसे लाई की स्पेलिंग में कर सकता है, LIE की जगह LEI कर देगा, तो वो यहां पर गलती करेगा तो भी पता चल जाएगा। 10 मतलब 10 की स्पेलिंग में TAN कर सकता है, यहां गलती करेगा तो भी पता चल जाएगा। एंट की स्पेलिंग में ENT कर देगा, यहां गलती करेगा तो भी पता चल जाएगा। मेरी बात समझ भाई, मतलब ल्यूटिनेंट बन गया। ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ना जाने कितनी ही बार एग्जाम में आई है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, देखो ल्यूटिनेंट तो लेफ्टिनेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चलाई जाती है। इंडिया के जो ऑफिसर्स, सपोज करो कि आपके जो प्रधानमंत्री साहब है, इनको हटा के और ऑफिसर्स कमांड संभाल ले कि हम चलाएंगे देश के सरकार को, तो उसी सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है उसी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है। ब्यूरोक्रेसी में BUREAU। देखो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, क्रेसी की स्पेलिंग तो लगभग सबकी सेम होती है। लगभग क्या, क्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है? CRACY। चाहे डेमोक्रेसी की स्पेलिंग देख लो, DEMOCRACY। डेमोक्रेसी की स्पेलिंग भी यही होती है। तो मतलब क्रेसी की याद नहीं रखनी, क्रेसी नहीं है। देखो आपको स्पेलिंग बड़ी करने के लिए, आपको मतलब जानबूझ के स्पेलिंग बड़ी कर रहा है आपको फंसाने के लिए, तो आपको सिर्फ कितना करना है कि ब्यूरो की स्पेलिंग याद रखनी है। क्रेसी तो अपने आप सही हो जाएगी। तो ब्यूरो की स्पेलिंग होगी BUREAU। BUREAU ब्यूरो की जो स्पेलिंग होगी वो ये होगी। इसी के साथ चाहे वो ब्यूरोक्रेट लिख दे, CRAT लिख दे, या CRACY लिख दे। ब्यूरोक्रेट तो हो गया आपका अफसर हो गया, ऑफिसर जो होते हैं वो, और ब्यूरोक्रेसी होता है अफसर्स के द्वारा चलाई गई सरकार, ब्यूरोक्रेसी होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इससे फर्क नहीं पड़ता ब्यूरोक्रेट है कि ब्यूरोक्रेसी है, बात है ब्यूरो की स्पेलिंग सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है सोलिलॉक्वाई। अब जो तीनों स्पेलिंग सही है, तो जो स्पेलिंग नहीं पता वो अपने आप गलत हो जाएगी। तो सोलिलॉक्वाई का मतलब, पहले इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं। सोलिलॉक्वाई में एक बार एल आता है, ये वाला एल एक बार आएगा, सोलिलॉक्वाई। सोलिलॉक्वाई। देखिए प्यारे बच्चों इस चीज को समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है। यहां पर समझो, कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में आपको कहीं पर भी LOQ लॉक लिखा मिल जाए, LOQ लॉक लिखा मिल जाए, तो लॉक का मतलब ही क्या होता है? टॉक होता है। ये चीजें मैंने आपको मेरे जो सीरीज चल रही है, आपके वोकैब की जो सीरीज चल रही है, उसके मैंने 7-8 पार्ट बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट ये पढ़ाने लग रहे हैं ताकि इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा हमें प्रैक्टिस सेट के चक्कर में कि हम उसको आगे करें, लेकिन हम धीरे धीरे एक करके आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार, लॉक का मतलब क्या होता है? टॉक होता है। और सोलो या सोली का मतलब होता है अकेला। देखो आपने खूब सुन रखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? अकेला। कॉलेज के अंदर जो फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें आप देखते होंगे कि भाई सोलो, आपका क्या सोलो डांस किया उसने। कुछ लोग तो ग्रुप में डांस करते हैं और कुछ लोग सोलो परफॉर्मेंस देते हैं। तो सोलो का मतलब अकेला होता है। सोलो मीन्स क्या होता है? अकेला। तो सोलिलॉक्वाई, सोलिलॉक का मतलब क्या होता है? देखो सोलिलॉक का मतलब क्या होता है? सोलिलॉक की जो स्पेलिंग है ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब अकेले में बातें करना। क्या करना? अकेले में बातें करने को सोलिलॉक कहते हैं। अकेले में बातें करने को सोलिलॉक कहते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? तो अकेले में बातें करना, इसको लिख लो आप। तो वन हु स्पीक्स, वन हु टॉक्स इन एलोन, अकेले में बातें करता है, खुद से ही बातें करता है, उसी को सोलिलॉक कहते हैं। तो इससे अपने को वर्ड मीनिंग भी याद रह जाएंगे, वर्ड मीनिंग भी सीख लिया और इनकी स्पेलिंग भी देख ली। लास्ट जो वर्ड है आपका, सॉरी सेंटेंस आज का अपना क्वेश्चन है वो ये है, देखो ध्यान से सुनो। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान भरने आपको इसमें। कहता है दे कुड हैव बीन डिलेड बाय द स्नो। कहता है वो स्नो मीन होता है बर्फ, बर्फ के द्वारा वो देरी हो जाती है उनको, मतलब बर्फ की वजह से उनको आने में, जाने में, कुछ काम करने में डिले हो जाता। यस दे डैश, अगले आदमी ने जवाब दिया यस बिल्कुल हाँ वो हो सकते थे। कहता बर्फ के द्वारा उनको देरी हो सकती थी। तो इससे सेकंड पर्सन ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल हो सकती थी। तो प्यारे बच्चों इस टाइप की अगर कोई भी बात मिलती है तो सेम वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी। सेम वर्ब आपको इस प्रकार के सेंटेंस में लिखनी पड़ती है। तो कहता दे कुड हैव बीन डिलेड, वो लेट हो सकते थे, वो लेट हो सकते थे। अब सेम वर्ब में देखो कंप्लीट ये नहीं लिखेंगे यस दे कुड हैव बीन डिलेड, नहीं, आपको शॉर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सेम वर्ब से आपको शॉर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब देखो तो सेम वर्ब से शॉर्ट में जवाब देंगे तो यहां पर आएगा कुड हैव। क्या जाएगा यहां पे? कुड हैव जो आएगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर। यस दे कुड हैव, बिल्कुल हो सकते थे भाई वो। आपको सर बीन नहीं आया, बीन तो क्या है प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बना दी मैंने। लास्ट आपका जो आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, उस 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि बीन लगा दे, बींग लगा देंगे तो पैसिव वॉइस बनता है इसका। अब इसने पैसिव वॉइस में लिखा है तो इसको पैसिव वॉइस थोड़े लिखेंगे, इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, इसको नॉर्मल सेंटेंस में लिखेंगे। यस दे कुड हैव, हाँ भाई वो लेट हो सकते थे। नॉर्मली तो बात कर रहे हैं, हाँ भाई लेट हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुड भी नहीं आएगा क्योंकि जब अगर हैव है तो यहाँ पर बी कैसे आ जाएगा? बी तो इसने पूरे सेंटेंस में नहीं लगाया। अकेला कुड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कुड के बाद हैव भी लग रखा है, तो दे कुड हैव। तो ये आपका सेंटेंस था। प्यारे बच्चों आई होप आपको सेंटेंस बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेंटेंस अगर समझ में आया और आपकी सीरीज आपको समझ में आती है, आपको अगर पसंद आता है तो आपका जो प्रैक्टिस सीट जो सीरीज चल रही है इसके किसी भी वीडियो में आपको जाके पीछे के देख सकते हो, और भी पीछे की जाके देख सकते हो, 1 से लेके 5 तक देख सकते हो। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जितना हो सके इसको जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो उतने लोगों को ये मान के चलो कि उनको भी प्रॉफिट होगा
वो भी लोग देख पाएंगे जैसे आप लोग प्रॉफिट उठा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।